दोस्तों, हम लोग नए अंदाज में अब मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है कि हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स के बारे में, तो आज हम लोग रियल नंबर में रियल नंबर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और आपको बहुत ही न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा और नया चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। अब नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको अगर देखना है तो आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं नंबर सिस्टम का वीडियो। तो शॉर्ट में हम लोग बताएंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग पढ़े थे कि नेचुरल नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका होता है काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। फिर हम लोग देखे थे कि होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो को बढ़ा दें, मतलब ज़ीरो से शुरू करना है काउंटिंग, 0 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे सेट ऑफ होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि इंटीजर्स जिसे हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर आते हैं और नेगेटिव वाले भी। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं एंड सो ऑन। ये तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर आते हैं वो आपके इंटीजर्स में होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव वाले नंबर को नेगेटिव इंटीजर। और ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। सपोज़ कि ये जैसे 1/2 है, जैसे 3/4 है, 9/8 है, या फिर 7/10 है, इस तरह के नंबर, या फिर 4/3 1/3 7/6, ये सब नंबर्स। तो ये सब ये आपका देखिए, रैशनल नंबर को हम लोग कैसा लिख सकते थे, हम लोग को मालूम है कि रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या p/q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। बस q जो है डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो डिनोमिनेटर में। जैसे ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में आप देखेंगे, जैसे आप इनमें से किसी को भी डिवाइड करें, जैसे 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.5। ठीक है, 4/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.3333, और ये जो है चलता चला जाएगा, कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक, तो ध्यान दें, इससे ये पता चला कि रैशनल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। एक जो है टर्मिनेट कर जाता है, यानी स्टॉप कर जाता है, उसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये कहीं पे जाकर रुक जाता है। ठीक, और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब जैसे 4 को 3 से डिवाइड किए तो 1.333 और ये आता रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इर्रेशनल नंबर जिसको हम लोग p से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर q डाइज। ये होते हैं ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे √2
√2 का वैल्यू जो है 1.414 इस तरह से आता रहता है, और लंबा ना ही ये टर्मिनेट करता है, मतलब ना ही स्टॉप करता है और ना ही रिपीट करता है। ठीक, खैर एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है, वो कैलकुलेटर से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जैसे √3 हुआ, पाई हुआ, ये हुआ √6 हुआ, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से हम लोग रिवाइज कर चुके, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, और रियल नंबर कहते हैं उसको जिसमें ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जितना भी है वो किसके अंडर में आता है, रियल नंबर। एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, वो इससे बाहर होता है, रियल नंबर से बाहर। रियल नंबर में सारे नेचुरल, होल, रैशनल, इंटीजर, इर्रेशनल सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं, इसलिए हमको इसको बताना ज़रूरी था। अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसका हम लोगों को यूज़ करना है एक्सरसाइज को सॉल्व करने। पहले समझते हैं इसको आराम से। इसको देखिए, इसका बहुत हवा बना हुआ है कि ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। नाम सुन के बहुत टेंशन में आ जाते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है। हम लोग पहले इसको समझते हैं, डिफिनेशन को मत देखिए, डिफिनेशन देखिएगा टेंशन में, मतलब ये अजीब लगेगा। ठीक, पहले नाम को देखते हैं। यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, देखिए यूक्लिड क्या है, एक नाम है मैथमेटिशियन का। ठीक है, जिसको हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीज़न को तो आप जानते हैं, डिवाइड करना, बचपन से डिवाइड करते आए हैं। और लेमा का मतलब होता है, लेमा एक तरह से थ्योरम का भाई है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, थ्योरम नहीं है, थ्योरम का भाई, थोड़ा देर के लिए ऐसा समझते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न, तो देखिए डिवीज़न का ये लेमा है, मतलब ये हुआ कि डिवीज़न से निकाला गया एक न्यू इन्फॉर्मेशन। लेमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब किसी चीज़ को देख करके, देखिए लेमा का डिफिनेशन इस तरह होता है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड इन प्रूव्ड अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि लेमा मतलब होता है कि किसी प्रूवन स्टेटमेंट, वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, बस उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी नए चीज़ को सिद्ध करने में, प्रूव करने में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो बोल रहे हैं वो बेकार हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। पहले देखते हैं डिवीज़न क्या है। डिवीज़न जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग 17 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखते थे। तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं कि 5 का टेबल में 17 तो नहीं आता है, या तो 17 लाना है या उससे कुछ कम लाना है। तो हम लोग 5 3 से 15। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये तो सब बचपन से ही जानता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए ध्यान से समझिए, लेमा को समझने के लिए इसको समझते हैं। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आया 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको 2 ही नंबर था, 5 से डिवाइड करना था 17 को, या 17 को, या हम ऐसे बोल सकते हैं 17 को 5 से डिवाइड करना था। ठीक है, 2 ही इंटीजर्स दिए हुए थे, और हम लोग जब डिवाइड किए तो 2 नया इंटीजर नज़र आया। देखिए 2 नया इंटीजर नज़र आए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर था, 5 और 17, और जब डिवाइड किए तो 3 चीज़ नज़र आ रही है। शुरू में तो 5 था और 17 था, अब 3 और 2 भी 2 नया नंबर नज़र आया। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस डिवाइड को, ये डिवाइड तो सभी जानते हैं, इस डिवाइड को नए तरीके से एक लीनियर फॉर्म में, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये 17 है। ठीक है, 17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5, यानी कि ये वाला 5 इंटू ये वाला 3, और ये जो बचा है लास्ट में 2 प्लस करके 2। तो अब गौर से देखिए, 5 3 से 15 और 15 और 2 17, एक तरह का एक इक्वेशन बना। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग इस डिवाइड को एक लीनियर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ से एक चीज़, नया चीज़ समझ में आया। तो अब हम लोग इसको चलिए कुछ नाम दे देते हैं। पहले से तो हम लोग जानते हैं कि जो बीच में होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जो डिवाइड होने के बाद नंबर आता है उसको कोशेंट।
और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको रिमाइंडर। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे वर्ड थोड़ा लंबा जा रहा है, डिविडेंड, कोशेंट और डिवाइज़र, इतना लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं कि जो डिविडेंड होता है उसको ए लिख देते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। और जो डिवाइज़र होता है इसको बी, कोशेंट को क्यू ही रहने देते हैं, स्मॉल क्यू। और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर आता है उसको हम लोग आर लिखते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो 17 को हम लोग, 17 क्या था, डिविडेंड, डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, चलिए ठीक है पूरा लिख ही लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, फैब क्या है, फैब का आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र इंटू 3 क्या है, कोशेंट है 3, और +2 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर ही है, तो रिमाइंडर, ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसका हम लोग क्योंकि यूज़ करना है आगे चलकर, इस वजह से इतना हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और भी हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, कोई ऐसा इक्वेशन थोड़ी लिखता है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखता रहेगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। डिविडेंड हम बीच में जो है ये वाला ए लिखते हैं इसको, डिवाइज़र को बी लिखते हैं, कोशेंट को क्यू लिखते हैं और रिमाइंडर को आर लिखते हैं। तो ये रिलेशन होता है चारों के बीच में, यानी कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो ये हम लोग कहाँ से निकालें, डिवीज़न से ही निकालें, ठीक है, नया इन्फॉर्मेशन निकालें। और याद रखें इसी का नाम है डिवीज़न लेमा, यानी यूक्लिड का डिवीज़न लेमा, यानी यूक्लिड ने डिवीज़न को देखकर उसमें से नया इन्फॉर्मेशन निकाला, जिसको हम लोग लेमा कहते हैं, ठीक है। और वो चीज़ यही था। अब ये लग रहा होगा ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है, आगे HCF निकालने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ और बताया कि आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो भी चीज़ था, जैसे यहाँ पे हम लोग डिविडेंड को यानी 17 को इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे गौर से आप देखेंगे कि ये जो फैब है ये क्या है, डिवाइज़र है, और ये लास्ट में क्या है, रिमाइंडर। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होता है, हर हाल में, चाहे आप जितना भी डिवाइड कर लें। ये चीज़ हम लोग शुरू से करते हैं, तो हम लोग इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, डिवाइड जब भी करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग को डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम लोग टेबल इस तरह पढ़ते हैं कि 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, तो आप देखेंगे कि डिवाइज़र से ये छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर बड़ा आ जाता है इसका मतलब हम लोग सही से डिवाइड नहीं किए हैं, या फिर इक्वल भी आ जाता है इसका मतलब डिवाइड सही नहीं किए। जैसे सपोज कीजिए हम लोग लेते हैं 20 को 4 से डिवाइड करना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ध्यान से समझे, 16 लिखें तो 20 में से 16 गया तो आएगा 4, तो आप देखेंगे ये इसके इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग डिवाइड सही नहीं किए। 4 4 ज़ा 16 लिए हैं, इसका मतलब ये जो इक्वल डिवाइज़र के बराबर रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब कि एक स्टेप और हम लोग को आगे बढ़कर चेक करना चाहिए, यानी कि 4 का टेबल 4 बार नहीं बल्कि 5 बार पढ़ के देखना चाहिए। 4 5 ज़ा 20 पूरा का पूरा ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है और 0 बचता रिमाइंडर, तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 बचा, 4 से छोटा ही बचा, यानी कि हर हाल में छोटा ही बचना चाहिए, इक्वल भी नहीं बचना चाहिए और ना ही बड़ा बचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब इक्वल नहीं बचेगा रिमाइंडर, ना ही बड़ा बचेगा, तो जाहिर सी बात है छोटा ही बचेगा। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकला कि ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा होगा, ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि किसी ने कहा कि किसी डिविडेंड को हम लोग इस फॉर्म में लिखें, मतलब किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखें। यहाँ पे अभी हम लोग देखें जैसे 17 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 × 3 + 2, तो हर नंबर को तो इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस हिसाब से अगर हमको कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि कोई नंबर ए है, कोई मतलब इस तरह से कोई नंबर इंटीजर को हम लोग लिख देते हैं a = BQ + R है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए हम आपको इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि लेट b = 6 है, ठीक है, यानी कि b की जगह में अगर हम 6 रखें,
यानी बी क्या है, डिवाइज़र है। यहाँ पे आप देखें डिवाइज़र, यानी कि डिवाइज़र अगर 6 है तो आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा रिमाइंडर जो होगा या तो मतलब रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप डिवाइज़र आपको कोई बता दे तो आप रिमाइंडर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यूक्लिड ने ये कंक्लूज़न निकाला कि इसको यानी कि किसी भी डिवीज़न को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे वेयर आर जो होगा, याद रखें आर जो होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, यानी कि इस तरह से शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। आर जो होगा रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देखें 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस डिवाइज़र से छोटा होगा, तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। तो 2 कंक्लूज़न यूक्लिड ने दिया था। अब उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि डिवीज़न से किस तरह न्यू इन्फॉर्मेशन जो है यूक्लिड ने निकाला और उसको इस तरह से लिखा, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, और लेमा का मतलब हम लोग जानते हैं प्रूवन स्टेटमेंट, तो जाहिर सी बात है ये प्रूवन स्टेटमेंट पहले से हर कोई जानता था, लेकिन इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया कि इसको जो है ना एक बुक के फॉर्म में कैसे लिखना है। ये तो आपको यूक्लिड के बुक में मिल जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, तो उन्होंने बुक में ये मतलब आम तौर पे लिख कर दिखाया है। तो अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट, अब जाके पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि यूक्लिड डिवीज़न को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r greater or equal to 0 but less than divisor। ठीक है, इसी चीज़ को तो इतना देर समझाने में लगा है। ठीक है, कि यहाँ पे बोलता है कि a और b 2 नंबर जैसे हम लिए थे शुरू में 5 और 17, और 17 को जब 5 से डिवाइड किए तो 2 यूनिक नंबर आया, और 2 यूनिक नंबर जो आया एक को हम लोग कोशेंट नाम दिए और दूसरे को रिमाइंडर। ठीक है, 2 नया नंबर मिला, शुरू में तो सिर्फ डिविडेंड और डिवाइज़र था, और इन चारों के बीच में एक रिलेशन था। ठीक है, यानी कि क्या था, शुरू में हम लिए थे 5 और 17, देखिए 17 और 5 ये तो ठीक है, 2 नया नंबर मिला 3 और 2, और यही वो नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। 3 की जगह अगर आप 4 रखते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, या फिर 2 की जगह में 3 रखते हैं तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा में। और जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये वाला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप या बहुत सारे सीरीज़ ऑफ मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप में लिखते हैं। तो इसी को हम लोग एक नया और एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम ये था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखने का नाम है यूक्लिड एल्गोरिदम, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं HCF निकालने में। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही, इसको सॉल्व करते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं ये क्या होता है। देखिए HCF हम लोग पहले छोटे छोटे नंबर का निकालते हैं, जैसे 12 का निकालना है और 20 का निकालना है, तो वो हम लोग निकाल सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका हम लोग थोड़े जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जाते हैं उसका HCF निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर फैक्टर हम लोग को मालूम नहीं है, उसको काउंट करना, उसको लिखना बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहता है ये कि जो बड़ा नंबर है उसको आप इस तरह से बीच में लिख लें, लिखने के बाद आप छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करें। जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह से शुरुआत करें। तो आप देखेंगे कि 135 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ने से तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। आप देखो 135 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 270 आएगा, जो कि इससे बड़ा है, इसलिए हमको 1 टाइम्स पढ़ाना होगा। तो 135 बन जाए 135, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाले को बीच में ले आते हैं,
मतलब इस तरह से बीच में 135 को अब हम लोग डिविडेंड बना लेंगे 135 को, और ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र। ठीक है, अब हम लोग 90 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इस तरह से टेबल पढ़ेंगे। अब इसको आप भूल जाइए, ये रहा नया डिवीज़न 1। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बना लिया, अब 90 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 91 से 90, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 45 रिमाइंडर बचा। अब जो पहले डिवाइज़र था उसको अब बना लेंगे डिविडेंड, यानी 90 को, और फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल। अब 45 2 ज़ा 90, और ये फाइनली डिवाइड हो जाएगा। अब ये फाइनली डिवाइड हुआ है, ये किससे डिवाइड हुआ, 45 से। ये फाइनल डिवाइज़र है, ठीक है, ये फाइनल डिवाइज़र है, और याद रखें फाइनल डिवाइज़र ही HCF होता है। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि HCF 45 होगा इन दोनों का, 135 और 225 का। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको लिख कर दिखा देंगे। हम लोग इसी को इसको लिख सकते हैं कि बाय EDL, शॉर्ट में लिख रहे हैं EDA, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी इंटीजर्स को A = BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में शुरू में क्या था, इतना सा सिर्फ देखें, ये वाला 135 था डिवाइज़र। ठीक है, तो डिवाइज़र को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को 225 है आपका डिविडेंड, यानी कि 225 डिविडेंड को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए BQ + R यानी कि 135 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर क्या था 90। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे इस वाले को, ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्या है 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, और लास्ट में फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये डिविडेंड है, इसको लिखेंगे 90 = 45 इंटू 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो 0। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर बच रहा था 90, यहाँ 45 बचा और यहाँ पे 0 बचा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। और रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है 45 से जो है ये पूरा 90 डिवाइड हो चुका है, पूरा डिवाइड हुआ तभी तो 0 बचा है। और 0 यहाँ पे ये जो लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, और ये हो जाएगा आपका, ये जो बी के प्लेस में 45 है, यानी डिवाइज़र 45 है, यही हो जाएगा आपका HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर HCF 135 एंड 225 = 45, यानी कि HCF इसका 45 होगा। ये स्टेप अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेप करना ही पड़ेगा। तो आप इसको साइड में कर लें और ये वाला पूरा यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखें, यानी कि क्योंकि ये 3-4 स्टेप होता है इसलिए इसका नाम होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ देखें कि हम लोग का क्या बोलते हैं HCF निकालने में करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पैटर्न भी नज़र आता है, ये 135 यहाँ आ जाता है, 90 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो खैर ये इसका ब्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।